हेलो गाइस, सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप में है E1 और E2 एलिमिनेशन। ठीक है, तो E का मतलब आपको समझ में आता होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिमॉलिकुलर, मतलब फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और E2 का मतलब क्या है? एलिमिनेशन तो है बट फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब यहाँ पर जो रेट है वो आपका बेस और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ पर ओनली रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, तो वहाँ पे हमने समझा कि SN1 रिएक्शन आपकी 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 स्टेप की रिएक्शन है और E2 आपकी सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। तो पहले स्टेप में यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है और आपका एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया और फाइनली क्योंकि एलिमिनेशन है तो यहाँ पर बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल तो आकर अटैक करेगा नहीं। सबसे पहले वही सब्स्टिट्यूशन SN1 की तरह स्टेबल कार्बोकेटाइन और उसके बाद हाइड्रोजन यानी कि H आपका एलिमिनेट होने के बाद क्या बन गया? एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे लिखा है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक, अगर आपके पास एलाइलिक कार्बोकेटाइन या बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, मतलब इस तरीके की पोजीशन दे रखी है, एलाइलिक ग्रुप बेंजाइलिक ग्रुप, दो फेवर करती हैं किसको? E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को। ये नीचे लिखा है कि अल्फा हेट्रो सब्स्टिट्यूटेड, अगर कोई आपके पास लिविंग ग्रुप है और उसके एडजेसेंट पे अल्फा हेट्रो सब्स्टिट्यूटेड एटम है। अल्फा हेट्रो मतलब जैसे ऑक्सीजन, जैसे फ्लोरीन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे सल्फर, जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं ना, तो यहाँ पर वो फेवर करेगा E1 को। तो हमने यहाँ पे एक लिखा है RO और फिर यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप लगा रखा है। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। तो अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? आपकी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। आगे लिखा हुआ है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो वो E1 एलिमिनेशन कभी भी नहीं देता। बी रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर कहीं पर बन रहा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो E1 एलिमिनेशन नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आएगी वहाँ पर, क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री बहुत लेस स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर E2 की जब बात करते हैं तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन बाहर जा रहा है और सेम टाइम पे X बाहर निकल रहा है। सो वी कैन से HX यहाँ से एक तरह से बाहर हो गया। बेस ने यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को लिया, X यहाँ से निकल के क्या बन गया? यहाँ पर सीधे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा मैंने लिखा है कि हायर बेस कंसंट्रेशन जो होता है वो हायर बेस कंसंट्रेशन फेवर करता है किसको? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को। उसके बाद वही चीज़ बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब E2 गोज़ फास्टर विद स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है बेसिकली कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो बेसिकली फेवर करता है किसको? एलिमिनेशन रिएक्शन को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में, जैसे मैंने आपको SN1 और SN2 रिएक्शन में बताया था उसी तरह से आपको E1 और E2 में डिफरेंस बता दिया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कौन सी रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा, E1 एलिमिनेशन होगा या फिर E2 एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान से आप इस रिएक्शन को देखना यहाँ पर, और क्या हमको साथ में दिया हुआ है ये भी देखेंगे। ठीक है, मतलब रिएजेंट आपको क्या दिया हुआ है और आपको एज अ बेस क्या दिया हुआ है, जो भी है, मतलब यहाँ पे आपको दिया गया DBN आपको दिया गया, क्या दिया गया आपको? DBN दिया गया है। तो DBN जो होता है वो आपका एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है। क्या होता है? एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है। और ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये रिएक्शन बेसिकली 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है और एक बहुत अच्छा बेस होता है। तो DBN का जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली मतलब स्ट्रक्चर अगर देखें DBN का, तो DBN का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर आपका एक 5 मेंबर रिंग है और इस 5 मेंबर रिंग से आपका एक 6 मेंबर रिंग यहाँ पर जुड़ा होता है बाय डबल बॉन्ड। तो ये बेसिकली DBN होता है। ठीक है, ये DBN का स्ट्रक्चर होता है। ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। तो ये एक अच्छा बेस होता है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बेसिकली नॉन न्यूक्लियोफिलिक इस तरह के बेस होते हैं, ये फेवर करते हैं किसको? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को। दे विल फेवर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको पता है कि सिंपल सी बात है भाई, हैलोजन यहाँ से निकलने वाला है, वो तो निकलेगा। अगर हैलोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? एल्कीन बनेगी। लेकिन हमें बस ये बताना है कि E2 एलिमिनेशन या E1, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ
E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, DBN अगर आपको दिया है तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन हो गया, बाकी आपका जैसा है आपको एज इट इज़ लिख देना है, और यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया कि इस तरह से हमको देखना था वहाँ पे E2 हो रहा है या E1 हो रहा है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, ठीक है। रोल ऑफ सॉल्वेंट, ये तो एक एग्जांपल लिख लिया हमने। अब रोल ऑफ सॉल्वेंट देखिए, रोल ऑफ सॉल्वेंट, रोल ऑफ सॉल्वेंट इन E1 एंड E2, मतलब हमारे पास अगर एक E1 एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, एक E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो इसमें हमारा सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक हो गया। तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना, याद रखना, जो भी पोलर सॉल्वेंट होंगे, पोलर सॉल्वेंट, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि पोलर प्रोटेक्ट जो होते हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं, पोलर ए प्रोटेक्ट जो होते हैं वो आपके SN2 रिएक्शन देते हैं। तो हम यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, जैसे H2O, HCl, है ना, अमोनिया, इस तरीके के जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो आपका फेवर करते हैं, पोलर सॉल्वेंट फेवर E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सॉल्वेंट भी डिफाइन करेगा कि E1 एलिमिनेशन है, E2 एलिमिनेशन है। तो अगर पोलर सॉल्वेंट है तो फेवर करेगा किसको, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं ना, वो जो आपका कार्बोकेटायन बनेगा उस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेंगे। और हमने यही पढ़ा है कि जो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा वो फेवर करेगा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को। इसके बाद लीविंग ग्रुप से कैसे चीज़ें डिज़ाइन होती है, देखो, इफ़ लीविंग ग्रुप, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि लीविंग ग्रुप हमारा कैसे डिसाइड करता है। इफ़ लीविंग ग्रुप, अब यहाँ पे 3 कंडीशन आती हैं, मैं तीनों कंडीशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है तीनों। जो भी आपका लिविंग ग्रुप है, अगर वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है एज़ कम्पेयर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन भी कहीं पर निकल सकता है ना, बिकॉज अगर हाइड्रोजन कहीं पर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हाइड्रोजन पहले निकलेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्टर होती है। लेकिन अगर कहीं पर हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, लीविंग ग्रुप जो भी X है वो निकल रहा है, तो वो फेवर करता है आपका E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को, इट विल फेवर E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा कंडीशन ये है कि कहीं पर X जो लिविंग ग्रुप है हाइड्रोजन वो नहीं निकल रहा, जो H है मीन्स एसिडिक हाइड्रोजन है, वो एसिडिक हाइड्रोजन पहले रिमूव हो जा रहा है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन निकल जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है कि लिविंग ग्रुप भी है और हाइड्रोजन पहले एलिमिनेट हो रहा है एज अ लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वो फेवर करता है किसको, E1 CV मैकेनिज्म, मतलब E1 रिएक्शन तो होगी बट CB मतलब कॉन्जुगेट बेस, एसिड एंड बेस वाली रिएक्शन, तो E1 CV रिएक्शन हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जहाँ पर दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, X भी एलिमिनेट कर सकते हो और हाइड्रोजन भी एलिमिनेट कर सकते हो, तो उस टाइम पर रिएक्शन फेवर करती है किसको, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को। किसको फेवर करती है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करती है। नो अगेन हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, थोड़ा एग्जांपल से चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाती है ना, समझ में ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए हम अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। तो लाइक मैंने इस तरीके का एग्जांपल ले लिया, एक यहाँ पर आपका एक रिंग है और एक की रिंग ये है, फिर 2 फ्यूज रिंग ले ली, ठीक है। इससे आपका एक ग्रुप इस तरह से कुछ जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर लगा हुआ है OMe ग्रुप, क्या लगा है, OMe ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है आपका एक NO2 ग्रुप। अब आप देखोगे कि यहाँ पर OMe जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, OCH3 बेसिकली एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और जो आपको बेस दिया गया यहाँ पर वो NaOET बेस दिया गया। अब NaOET जो होता है ना, सोडियम ऑक्साइड ऑक्साइड जो होता है, सोडियम, ये सोडियम सॉल्ट हुआ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का कह सकते हैं, या फिर अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट जो है। अगर इस तरीके का मतलब एसिड का अगर आप सॉल्ट ले रहे हो या फिर अल्कोहल का सॉल्ट अगर आप ले रहे हो बेसिकली, तो ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, जैसे एथेनॉल वगैरह होता है, उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो ये तो पक्का है कि ये E2 तो नहीं देगा रिएक्शन, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो हेटेरो एटम सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो जनरली E1 रिएक्शन देते हैं। बट अब कंडीशन क्या आती है कि यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो H है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, बिकॉज अगर यहाँ से मैं H निकाल देता हूँ, अगर मैंने यहाँ से H निकाल दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल नाइट्रोल जो ग्रुप है, NO ग्रुप है, उसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक है। बिकॉज जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, वो प्रोटॉन को एसिडिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे H एसिडिक है, तो पहले ये बेस इस प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव कर लेगा। जैसे ही प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तो यहाँ से OMe ग्रुप बाहर।
तो ये किसको फेवर कर रहा है, ये इवन तो है बट ये इवन CB मैकेनिज्म है, बस यही आपको चेक करना है। क्या है ये, अगर कोई ऐसा ग्रुप, अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप नहीं होता तो फिर ये उतना एसिडिक नहीं होता ना, तो फिर ये इवन नॉर्मल फॉलो करता, ग्रुप यहाँ से मतलब H निकलता यहाँ से, ये यहाँ आता, ये यहाँ चला जाता, ठीक है, तो वो सिंपल हो जाता। लेकिन हमारे पास क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसलिए ये फेवर कर रहा है किसको, इवन CB मैकेनिज्म। तो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से बन गया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका NO2 ग्रुप, तो फेवर कर रहा है किसको, इवन CB मैकेनिज्म को। अब रोल ऑफ लीविंग ग्रुप क्या है, तो जो हम बार बार पढ़ रहे हैं लीविंग ग्रुप, तो रोल ऑफ लीविंग ग्रुप क्या होता है बेसिकली वो भी चेक कर लेते हैं। रोल ऑफ लीविंग ग्रुप, नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीविंग ग्रुप, की जो लीविंग ग्रुप है जैसे हेलोजन है, अलग अलग लीविंग ग्रुप हो सकते हैं, तो एनी गुड लीविंग ग्रुप विल लीव्स टू फास्टर एलिमिनेशन। कोई भी अगर लीविंग ग्रुप है तो वो बहुत जल्दी बाहर निकलेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन उससे फास्ट हो जाएगी। तो सपोज करो जैसे आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इन सब में से सबसे फास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन कौन देगा, तो जो इनमें से सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत फास्ट देगा। तो इन चारों में जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो होता है आयोडीन, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है आयोडीन पर। तो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप हमारा आयोडीन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब उसको स्प्रेड आउट होने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। तो जितना बड़ा साइज़ होता है ना उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो पाता है। तो इसलिए आयोडीन आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है इन ऑल हैलोजन, देन Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो OH नेगेटिव होता है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है OH नेगेटिव इज नेवर अ लिविंग ग्रुप इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, इज नेवर अ लिविंग ग्रुप इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कभी भी OH ग्रुप E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में एक लिविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करता है, बिकॉज E2 रिएक्शन हैज़ टू बी डन इन बेसिक कंडीशन, और ये अपने आप में एक बेस होता है। तो हमेशा याद रखना कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो बेसिक कंडीशन में होती है। तो इसीलिए कभी भी अगर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे OH नेगेटिव आपका लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता, बिकॉज रिएक्शन तो खुद बेसिक मीडियम है, तो बेस को कैसे बाहर कर देगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे E1 और E2 रिएक्शंस के। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और आप और मोस्ट यूज़फुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।